अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का त्रिविम रसायन। ओके, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 टाइप और SN2 टाइप इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आज हम इन्हीं टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं, इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मींस हमें ये डिसाइड करना है कि SN1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है या स्टीरियो स्पेसिफिक है या दोनों नेचर है, और SN2 में किस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी है या स्टीरियो स्पेसिफिक है, इनका कैसे सिलेक्शन किया जाए, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आज हम अपने इस टॉपिक पर इसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं, और सबसे फर्स्ट हम लेंगे SN1 टाइप रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इन रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्ब कैटाइन। ओके, और जो कार्ब कैटाइन होता है वो प्लेनर होता है। तो प्लेनर होने से जो न्यूक्लियोफाइल है, ओके, एक आइडियल कंडीशन अगर हम लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्ब कैटाइन की बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से इक्वल रेट से अटैक करता है, तो ऐसे में क्या होंगे कि टू टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये प्रोडक्ट्स जो होंगे एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। तो ऐसे में जब मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का और दोनों प्रोडक्ट्स के बनने की जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल बराबर होगी, तो ऐसे में रिएक्शन में 100% क्या होगा, रेसिमाइजेशन। ये तो है आइडियल कंडीशन। समझ गए बच्चों कि अगर एक आइडियल कंडीशन है और SN1 रिएक्शन हो रही है तो इसमें 100% रेसिमाइजेशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्ब कैटाइन है वो प्लेनर है, वो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड से अटैक करे या फ्रंट साइड से, ये अटैक इक्वल रेट से होगा, और ऐसे में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और ये एक दूसरे का क्या होंगे, मिरर इमेज और इक्वल, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर होगी। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स का रैसिमिक मिक्सचर। समझ गए ना बच्चों कि जो SN1 रिएक्शन है इनमें कार्ब कैटाइन मध्यवर्ती बनता है जो कि बिल्कुल समतलीय प्लेनर होता है। अब जब नाभिक स्नेही उस पर अटैक करेगा तो बैक साइड से, पीछे से या फ्रंट सामने से, ये दोनों अटैक बराबर रेट से होंगे, और ऐसे में क्या होंगे, दो उत्पाद बनेंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, और इन दोनों उत्पादों के बनने की जो संभावना है वो बिल्कुल बराबर होगी। इसका मतलब है कि रिएक्शन में 100% रेसिमाइजेशन होगा। ये है एक आदर्श अवस्था SN1 के लिए। ओके, पहले हम इसी को समझते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि SN1 में की मैक्सिमम रेसिमाइजेशन एंड स्लाइट इन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कार्ब कैटाइन टुवर्ड लिविंग ग्रुप। लेकिन एक्चुअल में जो होता है, एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल में मिलता है, उसमें 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता बच्चों, उसमें कुछ स्लाइट इन्वर्जन हो जाता है, मींस इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बन जाता है, और इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्ब कैटाइन है ना, उससे जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वो लिविंग ग्रुप उस कार्ब कैटाइन के कार्बन से अट्रैक्टेड रहता है और उसी साइड से अट्रैक्टेड रहता है जिस साइड से वो निकल रहा है। तो ऐसे में जो बैक साइड है और जो फ्रंट साइड है, तो बैक साइड थोड़ा सा क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से ज्यादा अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ग्रुप है जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, ज्यादा जुड़ेगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट तो ज्यादा हो जाता है और जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसे में हम कहें कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल है रेसिमाइजेशन वो होता है, इसके अलावा कुछ स्लाइट रेसिमाइजेशन भी होता है। अभी हम मैकेनिज्म से देखते हैं। ओके, तो समझ गए बच्चों कि अधिक रेशमीकरण और कुछ प्रतिलोमन पाया जाता है, क्योंकि कार्ब धनायन निष्कासित समूह के प्रति आकर्षण रखता है। मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो 100% निकल के बाहर नहीं जाता,
क्योंकि वो रहेगा तो सॉल्यूशन में, तो जहां से निकला वहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो थोड़ा सा अट्रैक्टेड रहता है। पहले हम एक आइडियल कंडीशन समझते हैं। ओके, सपोज हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है H, ओके, यहां पर हमारे पास R1 R2 और ये है X। एक कैसा ग्रुप हो गया ये? टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल। ओके, अब यहां से हम जानते हैं कि ये इस तरह का, या हम ये टर्शरी लेके देखें कि ये है R3, यहां पर SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है, पोलर मीडियम लेंगे हम। तो पोलर मीडियम में क्या होगा बच्चों कि यहां पर ये है कार्बन। ओके, हम इस कार्बन में से ये हैलाइड ग्रुप को रिमूव करते हैं। अब हमारे पास जो ये बना कार्बन कैटायन, हम इसको ऐसे बनाएंगे प्लेनर में, ये है क्या? R3। ओके, यहां पर क्या आ गया? ये R2 और यहां क्या आ गया बच्चों? R, और यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, मींस हम ये कहें कि एक वेकेंट ऑर्बिटल है ऐसे। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों ऐसे, तो जब इसका अटैक होगा तो देखो इससे और इस तरफ से, यहां हम ये समझें कि टोटल ये जो कार्ब कैटायन का कार्बन है वो टोटल दोनों साइड से बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई लीविंग ग्रुप अट्रैक्टेड नहीं है। तो ये सपोज रेट R1 है और ये क्या है? R2। तो ऐसे में दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट हम ऐसा ले लें, ओके, कि ये है हमारे पास CR1, ओके, और ये हो गया हमारे पास R3, ये हो गया क्या? R2, और यहां अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो दूसरा प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हम ऐसा लेंगे, ये है R1 R3, ये है हमारे पास R2 और यहां न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक दूसरे का क्या है बच्चों? मिरर इमेज, समझ गए? और ये जहां रेट R1 = R2 है तो यहां पर रेशिमाइजेशन है और यहां पर ये बन गया हमारे पास रैसमिक मिक्सचर। समझ रहे हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन रखता है कोई रिएक्टेंट और उसमें SN1 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो यहां पर ये एक प्लेनर कार्ब कैटायन बन रहा है। ये क्या बनता है बच्चों? प्लेनर कार्ब कैटायन। ओके, प्लेनर कार्ब कैटायन पर जब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करेगा एक समतलीय कार्ब कैटायन, तो देखो बच्चों यहां से अटैक करने का रेट और यहां से बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना इंटरफेयर प्लेनर सरफेस के नीचे से लग रहा है, हम ये कहें कि ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, यहां से जितना अटैक होने पर और जितना अटैक होने पर यहां से स्टैटिक हिंड्रेंस लग रहा है वो बराबर है, तब ऐसे में दोनों जो रेट्स हैं अटैक करने के वो बराबर होंगे। मींस ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी बराबर होगी, तो दोनों जो है 50-50% बनेंगे। तो ये रेशिमाइजेशन मींस ये अगर 50% बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा? 50%। ओके, सपोज हम इसे D+ ले लें तो ये N-, जब हम इसे R ले लें तो ये S है। तो जब दोनों 50-50% होंगे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? कंप्लीट रेशिमाइजेशन होगा 100%। ये होना चाहिए। बट क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है? एक्सपेरिमेंटल। अभी आपको मैंने बताया तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो समझ गया होगा कि ये है आइडियल कंडीशन जिसमें SN1 रिएक्शन में एक रैसिमिक मिक्सचर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब हम यहां पर आ जाएं कि एक्चुअल में होता क्या है, कि यहां पर जो ये हटाएंगे, अब हम ये समझते हैं कि जो एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है, ठीक है, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ओके, तो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो रिएक्शन होती है उसमें यहां जो न्यूक्लियोफाइल है, सपोज हमारे पास ये है X-, तो ये इससे अट्रैक्टेड रहेगा यहां 100% नहीं। क्यों?
फाइन पेयर इफेक्ट। इस कार्ब कैटायन का इस हैलाइड के रिस्पेक्ट में अट्रैक्शन लगेगा, तो ये हैलाइड ग्रुप इस कार्बन से अट्रैक्टेड रहेगा, बिल्कुल 100% नहीं हटता। अब ये क्या होगा, यहां से आए, ओके, ये है R1 रेट और यहां से आए, ये है R2 रेट। तो आप देखोगे कि R2 R1 से ज्यादा होगा, एकदम बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। तो सपोज ये हम ये कहें कि यहां पर रेशमाइजेशन तो हुआ बट 100% नहीं हुआ। यहां पर इसने अटैक किया, सपोज ये हमारे पास 48% बन रहा है, तो यहां पर या हम ये और कहें कि मान लो 45% बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 55%। अगर ये यहां पर 48% होगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 52%। अब ये 48 और इसका 48, ये तो हो गया मैक्सिमम रेशमाइजेशन। मींस यहां पर अगर हम ये कहें कि मैक्सिमम रेशमाइजेशन कितना होगा, ओके, तो ये हो गया 48 इसका और 48 इसका, तो इतना तो इसका 48% तो रेशमाइजेशन में चला गया। टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों, 96%। तो बाकी जो बचा 4%, ओके, तो यहां पर 4% क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। मींस हम ये कहें कि जो हमारे पास, ओके, यहां पर अगर हम हटाएं और हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम ये कहें कि जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो होगा क्या, रिटेंशन वाला जो प्रोडक्ट है, रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा। अब आप देख रहे हो सपोज ये 52% है तो ये 48% होगा, सपोज ये अगर 55% है तो ये 45% होगा। यहां पर अगर हम रेशमाइजेशन की बात करें कि मैक्सिमम रेशमाइजेशन कितना हुआ यहां पर, ठीक है, तो मैक्सिमम रेशमाइजेशन आप देखोगे कि 96%, इन्वर्जन कितना हो गया, 4%, ओके, ये इसके लिए होगा। अगर हम इसमें देखें तो हमारा मैक्सिमम रेशमाइजेशन कितना हो गया बच्चों, इसका 55, इसका 45 मतलब 90%, और इन्वर्जन कितना हो गया, तो हो गया 10%। तो ध्यान रखें कि SN1 रिएक्शन में एक्चुअल में एक पार्शियल रेशमाइजेशन होता है। आप समझे 100% रेशमाइजेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रुप लिविंग ग्रुप है वो इस कार्बन से थोड़ा पार्शियली अट्रैक्टेड रहता है। तो ये इसकी जो ये वाली साइड है, ओके, कि ये वाली जो साइड है ये कौन सी हो गई, बैक साइड, और ये क्या हो गई इसकी फ्रंट साइड। तो ये वाली फ्रंट साइड x के अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा और जो इन रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। और ये इस तरह से आपने देखा कि जो SN1 रिएक्शन है ये हो जाता है। अब आता है कि अगर हमें इन्वर्जन को कम करना है और मैक्सिमम रेशमाइजेशन को बढ़ाना है तो हमें क्या कंडीशंस लेनी होंगी। तो देखो बच्चों, अगर इस हैलाइड ग्रुप को या इस लिविंग ग्रुप को यहां से जल्दी हटा दिया जाए, मतलब इसको यहां रुकने ना दिया जाए, तो ऐसे में रेशमाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम होने लगेगा। समझ गए ना कि अगर हमें इन्वर्जन को टोटल रोकना है या और भी कम करना है और रेशमाइजेशन को मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचाना है, तो इस हैलाइड ग्रुप का यहां रुकना कम कर दिया जाए। और इसके लिए कैसे किया जा सकता है, एक तो ये जो हमारा कार्ब कैटायन है, या हम उससे ये कहें कि ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये जितना ज्यादा बल्कि होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग वाला होगा, इसकी यहाँ रुकने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। एक इस कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी है, अगर हम उस स्टेबिलिटी, इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स कर दें, मींस ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रिंग में डिस्पर्स हो जाए या जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्पर्स हो जाए, तो ये हैलाइड ग्रुप के रुकने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मींस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ये हैलाइड ग्रुप बाहर हो जाएगा, मतलब इसका डिस्पर्सन करना पॉजिटिव, मतलब कैसे बढ़ाएं, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन करके, तो हैलाइड ग्रुप यहाँ से निकल के बाहर होगा। तो अब हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम रेशमाइजेशन करना है, बढ़ाना है और ज्यादा, और इन्वर्जन को रोकना है, तो हमें क्या जरूरी करना होगा और किन कंपाउंड्स में ज्यादा से ज्यादा रेशमाइजेशन होगा
किन में कम होगा, किन में इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा, अभी हम कुछ रिएक्टेंट से भी डिसाइड करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि हमें मैक्सिमम रेशमाइजेशन की कंडीशन लानी है। तो हमें मींस इन्वर्जन को स्टॉप करना है, कम करना है, रोकना है, तो क्या कंडीशंस जरूरी है। ओके, तो देखो पहला है कि मोर स्टेबल कार्ब कटायन, अधिक से अधिक स्थायी कार्ब कटायन। ओके, ताकि न्यूक्लियोफाइल को दोनों साइड से अटैक करने का एक सफिशिएंट टाइम मिल सके। ओके, पहला मोर चार्ज डिस्पर्सन, जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्सन हो जाएगा तो जो लिविंग ग्रुप है उतना ही कम क्या हो पाएगा, रुक पाएगा। ओके, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। लेस अट्रैक्शन टुवर्ड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में कम अट्रैक्शन रह जाए, इसका मतलब चार्ज डिस्पर्सन हो जाए। ओके, मोर स्टेरिकली हैंडल्ड रिएक्टेंट, जितना ज्यादा स्टेरिकली हैंडल्ड रिएक्टेंट होगा उतना ही कम उसमें रेशमाइजेशन होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि स्टेरिकली हैंडल्ड ग्रुप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेन में रहते हैं तो वो लिविंग ग्रुप को दूर हटा देते हैं ताकि उनमें एक स्टेबिलिटी आ सके, स्ट्रेन कम हो सके। तो भी ऐसे में और रिड्यूस टू लाइफ टाइम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, सीधा सा इस का जो रीजन है, मतलब मैक्सिमम इन्वर्जन का जो लास्ट सबसे मेन पॉइंट वही है, इन सब का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो लाइफ टाइम है ट्रांजिशन स्टेट का उसको रिड्यूस किया जाए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप वो जल्दी बाहर हो जाए। क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर उस ट्रांजिशन स्टेट में जो लिविंग ग्रुप है अगर लंबे समय तक जुड़ा हुआ है और ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा है तो ऐसे में इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, मींस हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट है, ये है बेंजीन, यहाँ है R1, ये है R2 और ये है X, और एक हमारे पास यहाँ R1, R2, R3 और ये है X। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जैसे ही ये R1 और R2 और यहाँ X के रिमूवल हुआ, ओके, तो यहाँ पर ये रिमूवल होने से ये जो कार्ब कैटायन है और एक ये वाला जो कार्ब कैटायन है कि R3, R2 या R1, ये R3, R2, R1 ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसके चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, रिंग में घूम जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस हेड ग्रुप को क्या नहीं होने देगा, रुकने नहीं देगा। देखो कैसे कि यहाँ पर जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या R3, ये क्या है R2, ओके, और ये सॉरी ये है R1 और ये है R2 डैश डैश, ये X है। तो यहाँ का जो ये ग्रुप हटा तो तुरंत ही क्या होगा बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये जो X ग्रुप है टोटल तुरंत फ्री हो जाएगा और ऐसा चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जबकि इसमें क्या है कि यहाँ पर अभी भी ये बना रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्सन हो जाए, जितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट को हम जितने जल्दी क्या चेंज कर सके उसको कार्ब कैटायन में चेंज हो जाए, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, मैक्सिमम रेशमाइजेशन। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास CH3, ये है C2H5C3, या हम कहें कि यहाँ हमारे पास है H और यहाँ पर है हमारे पास सपोज X और एक है CH3, C2H5C3H7 और X, मैं कहूँ मैक्सिमम रेशमाइजेशन किस में होगा, तो इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्राउडिंग ग्रुप ज्यादा है, इसमें छोटे ग्रुप। तो और अगर आप यहाँ पर आ जाए कि CH3 या हम ये कहें कि यहाँ पर है H, यहाँ है D और यहाँ X, तो इससे ज्यादा इसमें रेशमाइजेशन, तो ऐसे में रेशमाइजेशन इंक्रीज होने लगेगा। और अगर हम यहाँ आए कि यहाँ पर CH3X ले जाए, इसमें टोटल ही क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे, उसमें पूछेगा कि इनमें किसमें इन्वर्जन या किसमें रेशमाइजेशन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखें, इन कंडीशंस को याद रखना कि मोर स्टेबल जिसमें कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें मैक्सिमम रेशमाइजेशन होगा, मोर चार्ज डिस्पर्सन जिसमें होगा उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन, उसमें रेशमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप के प्रति अट्रैक्शन कम रहे, मींस अगर हम ये कहें कि F- Cl- Br- I- तो
तो रेशमाइजेशन का जो रेट है वो कैसे होगा, तो यहां पर रेशमाइजेशन का रेट अधिक होगा अगर ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि लिविंग ग्रुप ये है तो ऐसे में रेशमाइजेशन का रेट ये हो जाएगा कि जो आयोडाइड है वो लिविंग ग्रुप ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा जबकि फ्लोराइड ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। तो आप सीधा सा है इतना ध्यान रखना है कि रेशमाइजेशन ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप और रेशमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड एलजी। जितने ज्यादा अच्छे एलजी ग्रुप होंगे बच्चों ध्यान रखें उतना ही मैक्सिमम रेशमाइजेशन। तो सीधा सीधा है कि आपको लिविंग नेचर देखना है, जितना बेस्ट लिविंग नेचर, जितना बेटर लिविंग नेचर, जितना गुड लिविंग नेचर उतना ही ज्यादा रेशमाइजेशन। तो यहां पर और भी हम कह सकते हैं कि जो है फॉर बेटर ठीक है लिविंग नेचर ऑफ एलजी, जितना अच्छा लिविंग नेचर होगा एलजी का उतना ही मैक्सिमम रेशमाइजेशन होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी लाइफ टाइम भी कम हो जाएगा, वो निकल के बाहर हट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन तब जो है रेशमाइजेशन मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं इनमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट में जो न्यूक्लियोफाइल और जो लिविंग ग्रुप है दोनों अटैच रहते हैं कार्बन से, और न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से हमेशा मतलब लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से ही अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो जो ग्रुप अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो हमेशा लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। ओके, देखो कैसे, तो यही मैंने लिखा है कि बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द सच रिएक्शन इन व्हिच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, सो इन्वर्जन टेक्स प्लेस। समझ गए बच्चों कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो निकलने वाला समूह लिविंग ग्रुप है उसकी विपरीत दिशा से आक्रमण करता है। तो ऐसी रिएक्शंस हमेशा कैसी होंगी बच्चों, एक इन्वर्जन वाली। देखो हम इसको पूरा मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये हमारे पास सपोज एक रिएक्टेंट है, यहां पर हम ले रहे है R, ओके, ये हो गया हमारे पास H और ये है D और यहां पर हम लेते हैं X, एक प्राइमरी नेचर का है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो साइट है ये वाला जो है ना, ये जो ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग और ये जो बॉन्डिंग है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां से तो अट्रैक्टेड नहीं, यहां से आएगा, ये कहां से अटैक करेगा बच्चों, यहां से। और ऐसा होने से ये जो ग्रुप्स थे जैसे ये है R H ओके, यहां पर D, तो ये जो और यहां पर क्या आ गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल और यहां पर है हमारे पास X, तो ये जो है पार्शियली बॉन्डेड हो जाते हैं। ओके, कि यहां पर जो H और ये है तो ये आप देख रहे हैं कि एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, बाइपिरामिडल। ओके, अब यहां से ये जैसे ही X रिमूव होगा तो आप देखोगे कि अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला इस तरफ था, अब उस तरफ हो गया, जैसे हवा लगे अम्ब्रेला यूं फैला था उस तरफ हो गया तो ऊपर की तरफ फैल गया और डंडी नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहां पर तो ये हो गया R, ओके, ये हो गया H और ये हो गया D और न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। तो अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो कैसा हो गया बच्चों, एक ये वाला देखो, ठीक है, कि यहां पर जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो जस्ट कैसा है, इसका अपोजिट इसका। तो अगर ये D रहा होगा तो यस ये कैसा हो जाएगा बच्चों है, तो यहां से यहां पर ये क्या हो गया इन्वर्जन, ये कहलाएगा एक इनवर्ट प्रोडक्ट। ओके,
तो कोई भी ऐसी रिएक्शन आप देखोगे जहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी, उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इन्वर्ट होगा। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन रिएक्शंस में इन्वर्जन होता है। सपोज हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, ओके, और यहां पर Br, अब हम न्यूक्लियोफाइल और आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान रखें। अब यहां पर सपोज ये ऐसे बॉन्डेड था, ओके, कि हमारे पास ये इस तरह से बॉन्डेड था। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा बच्चों, वो कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। मींस अगर ये अपोजिट ऊपर रहा होगा तो अब ये नीचे होगा, ये क्या बन जाएगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट, ओके। या हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि अगर हम इसको यूज शो कर रहे हैं Br को, तो यहां पर हम ऐसा शो कर सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ा दिखेगा। मतलब जो भी डायरेक्शन रहा होगा, अगर ये ऊपर रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल नीचे अटैक करेगा। तो ऐसा ही आपको बताना है। तो ये है SN1 और SN2 की मैकेनिज्म। एक चीज और बता दूं मैं कि लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो है बोथ सेम, देन इन्वर्जन की जगह हम देखेंगे कि रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN2। समझ गए बच्चों कि निकलने वाला समूह और न्यूक्लियोफाइल दोनों समान हो तो क्या हो जाता है, रेशमीकरण। देखो कैसे, सपोज ये है आपके पास R, ये है C, यहां पर है सपोज आयोडाइड, ओके, और यहां पर H और ये है आपके पास D। अब यहां पर आप आयोडाइड की रिएक्शन करा, ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी क्या, R H D, ओके। तो यहां पर आप देखें एक आयोडाइड जुड़ा है तो दूसरा आयोडाइड ये, तो यहां से जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये दोनों सेम रेट से चलेंगे। तो यहां से ये भी हट सकता है या फिर ये हट सकता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन जाएगा कि यहां पर ये हो गया D और यहां पर आयोडाइड, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है, ओके, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, मींस यहां पर ये बन जाएगा रेशमिक मिक्सचर। तो समझ गए ना बच्चों कि जब न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों सेम तो SN2 मैकेनिज्म भी हो तो भी उसमें रेशमाइजेशन हो सकता है। बट अगर दोनों अलग अलग हैं तो केवल इन्वर्जन होगा SN2 में और रेशमाइजेशन होगा, मैक्सिमम रेशमाइजेशन होगा SN1 में। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनके बेस पर आपको बताना है कि ये रेशमाइजेशन वाली रिएक्शन होगी या SN2। तो ये वाला अब देखो बच्चों, अब हमें इस तरह की रिएक्शन दी है, ओके। यहां है OH DMSO की प्रेजेंस में एक एप्रोटिक पोलर मीडियम है और ये प्रोटिक पोलर मीडियम है। समझ गए ना, पोलर प्रोटिक मीडियम। अब आपसे पूछा जाए कि इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो यहां पर आपको पता है कि यहां कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, यहां कौन सी बच्चों होगी, SN1। समझ गए। अब आपको SN1 SN2 में तो यहां ओनली क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर ओनली और ओनली आपको क्या बताना है, इन्वर्जन, जबकि यहां पर आपको क्या बताना होगा, रेशमाइजेशन। अब जब आप SN2 मैकेनिज्म देखो, आप यहां तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, यहां पे होगा। तो जब OH अटैक करेगा तो यहां से अटैक करेगा, और यहां जो OH अटैक करेगा वो यहां से भी और यहां से भी। तो जब यहां से अटैक करेगा तो देखो बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट क्या रह जाएगा, तो हम यहां तो कुछ भी ना करें, ऐसा का ऐसा लिख दें यहां। अब आप देखो जो Br था, अगर यही Br सेम पोजीशन में ला दे तो वो तो रिटेंशन हो जाएगा, इसके अपोजिट। तो यहां पर आप
आप देखोगे कि यहां पर OH और यहां H है, तो यहां एक ट्रांस प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये H और ये H। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बता देना है, इसमें और दूसरा कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब यहां आ जाए रेशमाइजेशन, तो आपको दो प्रोडक्ट बताने हैं बच्चों। यहां पर आपको कोई चेंज नहीं करना, ये है आपके पास CH3। यहां आप समझ गए होंगे कि यहां पर CH और H, ये एक हमारा सपोज सिस था। अब जब हमने ऐसा रख दिया तो ये ट्रांस हो गया। ओके, तो ये कैसा बच्चों बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट। अब यहां आ जाओ, एक प्रोडक्ट को आप ऐसे ले सकते हो कि यहां OH और यहां H। दूसरा प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, ओके, कि यहां H और यहां CH3 है, कि यहां पर H रहने दें और यहां पर हम OH रखें। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये तो कौन सा है, रिटेंशन प्रोडक्ट, सॉरी इनवर्ट प्रोडक्ट। ओके, और ये कौन सा हो गया, रिटेंशन प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं, तो यहां पर इनवर्ट प्रोडक्ट बना, रिटेंशन, तो टोटल मिला के यहां क्या हो जाएगा, रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन को आप चाहे 100% या पार्शियल, हम इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट है, ओके, कि यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि OH ऐसा आ गया और ये है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना कि ये एक कंडीशन है कि ये सिस कंडीशन हो गई, तो ये कैसी हो गई, ट्रांस कंडीशन। ओके, यहां पर आपका Br था और आपने उस Br OH को कहां पे रखा है, इस पोजीशन, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अच्छा, अभी हमारा ये और बच्चा, अभी हम इसको देखना है बच्चों, DMSO। तो यहां जाओ आप, तो आपको यहां पर कौन सी मैकेनिज्म बतानी है, SN2 और यहां पर SN1। तो जब आप SN2 लेंगे तो यहां हो गया C2H5, यहां हो गया CH3, तो यहां हो जाएगा आपके पास H, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे, ये वाली कंडीशन हो गई। और यहां पर आ जाए, यहां पर आपको दो प्रोडक्ट्स बताने हैं, C2H5 CH3 डैश 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 H, और यहां क्या है सर, यहां पर OH आएगा, यहां पर हमने क्या रख दिया, OH, और यहां पर CH3। ओके, सॉरी, यहां पर हमारे पास C2H5 CH3। तो दूसरी कंडीशन में आप यहां OH और यहां पर H, तो यहां पर क्या हो गया, रेशमाइजेशन। तो जहां SN1 बतानी है वहां पर आप ध्यान रखें, आपको रेशमिक मिक्सचर बना लेना है, जहां SN2 हमने वहां इस तरह बना देना। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन बतानी है, कि ये जैसे ट्रांस बन गया, ये सिस बन गया, तो सिस ट्रांस दोनों बन रहे हैं, SN बन रहे हैं, इसमें ट्रांस बन रहा है। या आप यहाँ देखें, आप ये आपके पास जो है 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जब इसमें 1 टाइप का, तो ये SN1 SN2, अगर आप मैकेनिज्म सही पहचानते हैं कि कहाँ SN1 हो रही है, कहाँ SN2, तो बहुत इजी गोइंग आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो SN2 है बच्चों, ये है स्टीरियो स्पेसिफिक, समझ गए? ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की ज्योमेट्री होगी वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर। कि D था तो L, L था तो D, मींस यहां पर अगर D रिएक्टेंट है, ओके, तो जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। यहां L रिएक्टेंट है तो D प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट अगर हम यहां आ जाए कि जो SN1 है, ओके, तो आपने देखा कि इसमें जो रिटेंस इनवर्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है बच्चों। ऐसा क्यों? आपने देखा कि इनमें जो इनवर्ट प्रोडक्ट है, समझ गए ना, अभी आपने देखा था कि इनवर्ट प्रोडक्ट वो ज्यादा होता है किससे, रिटेंशन वाले, रिटेंशन प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट ज्यादा, एक प्रोडक्ट कम बन रहा है, मींस इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम रेशमाइजेशन होता है। मैक्सिमम रेशमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो है रेशमाइजेशन 98% भी हो रहा है तो 2% तो ज्यादा बन रहा है ना इनवर्ट प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट ज्यादा एक प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, जबकि ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि किन में SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल है और किन में नहीं है। ओके, तो देखो अब मैं कुछ रिएक्टेंट्स बताता हूं जिनमें SN2 नॉट पॉसिबल। सपोज ये है एक कंपाउंड टर्शरी हैलाइड, तो ध्यान रखें कि अगर हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें तो आप देखोगे कि यहां पर CH3, ओके, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ये अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है और यहां तो ये बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, तो हाईली, ठीक है, क्राउडिंग स्टेट और हाई एनर्जी हो जाएगी। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं होगा ना। ओके, तो यहां पर SN2 नहीं होगा, ओके, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही यहां पर आ जाए कि यहां पर अगर आप देखें कि ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, फिर यहां H और यहां, तो यहां पर अगर आप ट्रांजिशन स्टेट की बात करें कि ये H और यहां X और ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहां भी बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी ये वाली, तो यहां पर भी SN2 नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहां पर भी नहीं होगी। यहां आ जाओ तो आप देखोगे कि जो इसकी एंटी बॉन्डिंग है यहां पर भी SN2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। दूसरा हो जाएगा कि हाईली स्ट्रेन आ जाएगा इन रिंग, मतलब अगर हम यहां पर कैसे भी ऐड करने की कोशिश करें कि यहां पर ये है और ये है, तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, घुस ही नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इनमें SN2 नहीं हो सकती। जस्ट ऐसा ही यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता कैसे भी कंडीशन में। ओके, ये भी क्या है, आप देख रहे हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग, वो क्या है, क्राउडेड है। यहां पर आ जाए तो यहां पर क्या होता है बच्चों, तो यहां पर भी SN2 नॉट पॉसिबल। यहां आ जाए तो यहां पर जो है हैलाइड ग्रुप होता है, हम जानते हैं किसमें, तो ये डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है, ऐसे पार्शियल क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड नेचर। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आता है। ऐसे में इसका सब्स्टिट्यूशन कठिन होगा, मींस यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएं तो पॉसिबल नहीं होगा। ये जस्ट ऐसा ही यहां पर आप देखो ये इधर आता है ये, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C द पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। ऐसे में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, इनमें भी क्या पॉसिबल नहीं है, SN2 पॉसिबल नहीं। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें SN2 पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि SN1 किन में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर आप यहां देखें SN1 किस में पॉसिबल नहीं है, अब हम ये तो था SN1, अब SN1 नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखो यहां पर एक तो ये है कि अगर हम इस बात रिंग में ही देखें कि यहां पर हैलाइड है, ठीक है, तो यहां पर भी वही ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और इस तरह से तो यहां पर भी SN1 नॉट पॉसिबल। जस्ट CH2 डबल बॉन्ड CHCl, SN1 नॉट पॉसिबल। यहां पर बात करें अगर हम यहां पर हैलाइड है तो SN1 नॉट पॉसिबल। ओके, कि यहां पर ये वही एक आर्कटाइल, क्योंकि ब्रेडेड रूल जो है बच्चों वायलेटेड हो जाएगा, मतलब है कि यहां पर ऐसा जो कार्बकैटायन पॉसिबल तो नॉट पॉसिबल, कार्बकैटायन फॉर्मेशन। ओके, ऐसे ही अगर आप और भी देखें कि क्या इस कंपाउंड में पॉसिबल है, ओके, ये है अगर मान लो X, तो यहां पर आप देखोगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही एंटी एरोमेटिक, तो यहां पर भी SN1 नॉट पॉसिबल। समझ गए कि इनमें
SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जस्ट ऐसा ही अगर आप इसमें जाएं कि ये है, यहाँ पर X है तो यहाँ पर X हटते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। ओके, तो इसमें भी SN1 नॉट पॉसिबल। ये जस्ट ऐसा ही अगर आप देखें कि CH3 CH2F है, इसमें अगर हम SN1 की बात करें तो नॉट पॉसिबल, हालांकि इसमें तो SN2 भी पॉसिबल नहीं है। तो जहां SN1 SN2 जो पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको वो कंडीशंस बताई, और कुछ ऐसे भी हैं रिएक्टेंट जिनमें दोनों पॉसिबल होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, ठीक है, तो इनको आप नोट करें।